गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्यपुर 460। आज के दिन हम लोग जीव विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से 5 प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। पांचों प्रश्न का हल किया जाएगा। आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ये 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न अवश्य आएगा 2026 में, इसलिए आप जरूर देखिएगा। क्लियर है? सबसे पहला प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। लैंगिक और अलैंगिक को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन क्या है? जनन एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करती है। वे क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीव में होने वाला जनन होता है, बल्कि अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीव में होने वाला जनन होता है। सबसे पहले जानेंगे लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं जो मादा होते हैं, नर नहीं होते हैं। तथा अलैंगिक जनन में नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। क्लियर है? लैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है, बल्कि अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीव में होता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु भाग लेते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें निषेचन होता है। इसमें जनन के पश्चात ज़्यादा संतति का निर्माण होता है, यानी बहुत ज़्यादा संतान का निर्माण होता है लैंगिक जनन के पश्चात। इसमें कम समय भी लगता है जनन करने में, लेकिन वहीं अलैंगिक जनन में क्या होता है? 1 या 2 संतति का निर्माण होता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जानवर को जन्म लेने में 9 से 10 महीने लगता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा प्रश्न जानेंगे, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। देखिए, रेडियो कार्बन एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम ये जानते हैं कि कोई भी जीव का हड्डी, अगर मान लीजिए कि अगर हड्डी हमको मिला कहीं, ठीक है, हड्डी मिला, तो उस हड्डी को रेडियो कार्बन की सहायता से ये जान सकते हैं कि वो हड्डी कितना साल वर्ष पुराना है। यहाँ तक क्लियर है? या कोई भी पेड़ पौधा, हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पता लगा सकते हैं वो कितना साल पुराना है। क्लियर है यहाँ तक? रेडियो कार्बन निर्धारण क्या है? रेडियो कार्बन जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों की आयु यानी एज निर्धारण करने की विधि है। इस विधि के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप कि इस विधि के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है। क्लियर है यहाँ तक? यह तत्व सभी सजीवों में पाया जाता है। कार्बन तत्व एलिमेंट्स सभी सजीवों में पाया जाता है। कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी है जिसकी अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। 5730 वर्ष मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु 5000 वर्ष पुराना हो तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कितना वर्ष का है। किसकी सहायता से? रेडियो कार्बन की सहायता से। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे? तो आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। देखिए, दीर्घ रोम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के लिए आप लोग इस प्रकार के आप 10th क्लास के जीव विज्ञान में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की इसी में डाइजेशन की पूर्ण क्रिया संपन्न होती है। दीर्घ रोम क्या है? तो छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसे दीर्घ रोम कहते हैं। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में सहायता करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे छोटी आंत जो आपको दिखाई दे रहा है, छोटी आंत जिसकी लंबाई 6 मीटर के लगभग में होती है। ठीक है, इसमें इसके अंदर छोटा छोटा क्या होता है? अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग दीर्घ रोम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घ रोम लिखा गया है, जिसको हम लोग दीर्घ रोम
बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो ये पचे हुए भोजन को अवशोषण करने में सहायता करती है। जैसे पच गया भोजन तो उसको शरीर के विभिन्न भागों में जाने देती है, ठीक है, यही इसका मुख्य कार्य होती है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। अब चलते हैं चौथा टॉपिक पे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। कहने का मतलब ये है, जाइलम तथा फ्लोएम एक प्रकार का संवाहक ऊतक है। जाइलम तथा फ्लोएम एक प्रकार का संवाहक ऊतक है, संवाहक ऊतक है, ठीक है। आप इसको ना जीव विज्ञान के तीसरा चैप्टर परिवहन चैप्टर में दिया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। आप यहाँ पे जानिए कि जाइलम तथा फ्लोएम ये पेड़ पौधों में पाया जाने वाला ऊतक होता है। जैसे जाइलम क्या होता है कि ये पानी और जल और खनिज को जड़ से पत्तियों तक ले जाने में सहायता करती है। वहीं फ्लोएम जब भोजन प्रकाश संश्लेषण के पश्चात भोजन बन जाता है तो उसको पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन करने में सहायता करती है फ्लोएम। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। इसकी कोशिका मृत होती है। जाइलम की जो कोशिका होती है वो मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका जो होती है वो जीवित होती है। दूसरा पॉइंट, ये जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से जल और खनिज पत्तियों तक पहुँचाता है जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक पत्तियों तक पहुँचाता है। क्लियर है। और जब पत्तियों तक पहुँचाता है तो पत्तियों में जब भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, तो पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन को ले जाने वाला फ्लोएम ऊतक होता है। फ्लोएम ऊतक होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह भोज्य या खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाता है कौन, तो फ्लोएम ऊतक। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें परिवहन एक दिशीय दिशा में होता है। यानी जाइलम ऊतक केवल ऊपर की ओर ले जाता है, पानी या खनिज लवणों को नीचे की ओर नहीं लाता है, इसलिए इसको एक दिशीय दिशा में क्या कहते हैं, परिवहन भी करता है जाइलम। क्लियर है यहाँ तक। फ्लोएम ऊतक यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें परिवहन द्विदिशीय दिशा में होता है। यानी ये ऊपर से लेके भी आ सकता है, भोजन को इधर से भी लेके भी जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। दोनों दिशा से हो सकता है, ये लेके आ भी सकता है और लेके ऊपर तक जा भी सकता है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। पांचवी प्रश्न है, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको गौर से समझिए। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर निम्न है। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन रहेगा, अनॉक्सी श्वसन रहेगा, इन दो ए और बी दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारिएगा, ऑक्सी श्वसन मारिएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। पहला पॉइंट देखिए, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं। वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बल्कि अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यहाँ तक क्लियर है। यह क्रिया कोशिकाओं के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। यानी वायवीय क्रिया जो होता है जीव द्रव्य में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, दोनों में पूर्ण होता है। लेकिन यही अवायवीय श्वसन, यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में पूर्ण होता है। ठीक, यहाँ पे तीसरा नंबर देख सकते हैं, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, बल्कि इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है यहाँ तक भाई मेरे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।